नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब विस्तार पूर्वक नजर डालेंगे चुनावी खबरों पर। महासंग्राम 2023 देख रहे हैं आप। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की डिमांड अब और बढ़ती जा रही है। दरअसल बीजेपी के हिंदूवादी चेहरों की डिमांड बढ़ी है। पीएम और सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड यहां बताई जा रही है। असम के मुख्यमंत्री को भी प्रचार में उतारने की मांग होने लगी है। बीजेपी के बड़े नेता आलाकमान से ये मांग कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने बड़े नेताओं की सभाओं की तैयारी की है। धर्मांतरण और हिंदुत्व चुनावी मुद्दों में शामिल रहेगा। आपको बता दें कि यहां बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरों या हिंदूवादी चेहरों की कहें तो डिमांड बढ़ गई है। इससे ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक जो जानकारी वो मिल रही है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेताओं की डिमांड बढ़ी है कि इन्हें प्रचार के लिए बुलाया जाए। और बीजेपी के हिंदुत्ववादी चेहरों की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि जो मुद्दा है वो धर्मांतरण का मुद्दा भी अब चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। धर्मांतरण का और हिंदुत्व का मुद्दा भी यहां पर प्रभावी दिखाई दे सकता है। और ऐसे में बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने यह मांग की है कि प्रचार के लिए इन नेताओं को यहां बुलाया जाए। और छत्तीसगढ़ में चुनाव आयोग का एक्शन लगातार जारी है। दरअसल चुनावी कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की गई। सीईओ रीना बाबा कंगाले ने कार्रवाई की। 24 से ज्यादा अफसरों को हटा दिया गया। दल और प्रत्याशी के पक्ष में इन पर काम करने का आरोप है। अफसरों को जिला मुख्यालय में अटैच किया गया है। चुनाव के काम से इन सभी को हटा दिया गया है। तो दल और प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का इन पर आरोप था। अफसरों को जिला मुख्यालय अभी अटैच किया गया कार्रवाई करते हुए। दरअसल ये चुनाव आयोग की एक बड़ी जिम्मेदारी और एक चुनौती भी होती है कि चुनाव को किस तरह से निष्पक्ष तरीके से अंजाम दिया जाए, निष्पक्ष तरीके से इसे कराया जाए, आयोजित कराया जाए। क्योंकि ये पूरी दुनिया में भारतीय चुनाव आयोग इसी बात के लिए प्रसिद्ध है कि वो अपने निष्पक्ष मतदान के लिए जाना जाता है। चुनाव आयोग की ये ड्यूटी जो है बहुत टफ ड्यूटी है और चुनाव आयोग इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतता, कोई कोताही नहीं बरतता और तुरंत कार्रवाई होती है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह से बिछ चुकी है। कांग्रेस, बीजेपी ने अपने ज्यादातर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं और आज कांग्रेस के उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। जो बची हुई सीटें हैं, 7 के करीब सीटें कांग्रेस पार्टी जिस पर की अपने उम्मीदवार घोषित करने वाली है। और अब तक 86 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, तो 83 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर दिया। और इस तरह से बीजेपी के 4 और कांग्रेस की 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किया जाना बाकी है। अंबिकापुर, बेलतरा, बेमेतरा, कसडोल में बीजेपी के चेहरे सामने आने का इंतजार है। वहीं कसडोल, सरायपाली, बैकुंठपुर, रायपुर उत्तर, महासमुंद, धमतरी, सिहावा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का इंतजार है। और आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में अब तक जो प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है वो 86 सीटों पर कर दी है। 4 सीटों पर अभी घोषित किया जाना बाकी है, जो कि आप देख सकते हैं अंबिकापुर, बेमेतरा, ये वो सीटें हैं जिस पर की बीजेपी को अपने कैंडिडेट्स अभी घोषित किया जाना बाकी। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल से अपडेट लेंगे। युगल, बीजेपी के अभी करीब 4 सीटों पर उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी के 7 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाना बाकी है। डिटेल्स क्या मिल रही हैं? कब तक कांग्रेस और कब तक बीजेपी इन पर नाम घोषित करने वाली है? देखिए आशीष, दूसरे चरण के नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी हैं जिनको उम्मीद है, आस है, तमाम लोग जो नामांकन फॉर्म लेकर के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी की जो 4 सूची जो अटकी हुई है, जिसमें पेच उलझा हुआ है, वो उन जातिगत समीकरण के आधार पर उन्हें टिकट देना है, वितरण करना है। और उससे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए इसलिए भी है कि डिप्टी सीएम हैं जो अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहां कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाए, उसको लेकर के माथापच्ची की जा रही है। अगर हम कांग्रेस की सूची की बात करें तो कांग्रेस की 7 उम्मीदवारों के जो नाम का ऐलान नहीं हुआ है, तो उनका भी यही जातिगत समीकरण है। और बड़ी बात यही है, कांग्रेस की सूची को लेकर के जो विधायक हैं उनके
जो टिकट है वो खतरे में है। और ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें कसडोल विधानसभा का, तो वहां पर जो है विधानसभा के अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल है, वो बड़े चेहरा माने जाते हैं बीजेपी का, तो उनका भी टिकट एक तरह से खतरा में पड़ा हुआ है। जातिगत समीकरण को साधने के लिए इस तरह के माथापच्ची है वो की जा रही है, और यही वजह है कि दोनों ओर से कांग्रेस की 60 टिकट, बीजेपी की 4 जो टिकट है वो अभी तक नहीं हो सके। लेकिन नाम का ऐलान, प्रत्याशी उम्मीदवारों की सूची कभी भी दोनों पार्टी है वो जारी कर सकती है। प्रतीक्षा सभी को है। दरअसल तू डाल मैं पात की स्थिति बनी हुई है। जो भी अपने उम्मीदवारों को पहले ऐलान करेगा, उसके बाद उस पे सटीकता के साथ, रणनीति के साथ जो सूची है वो जारी की जा सकती है। दोनों फिलहाल चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी है, एक दूसरे की प्रतीक्षा है वो कर रहे हैं। जी स्वाभाविक है। और युगल, अभी थोड़ी ज्यादा इंतजार का वक्त चूंकि अब है नहीं, बहुत ज्यादा समय लगने नहीं है, और चूंकि पहले चरण का चुनाव भी आना है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। फिलहाल आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि सुकमा में मतदाताओं के 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के कलेक्टर के दिशा निर्देश पर वोट पंडुम न्योता अभियान चलाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता रैली, प्रतियोगिता, साइकिल रैली और मानव श्रृंखला जैसे आयोजन करके मतदाताओं को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। और इस अभियान के लिए गांव-गांव में शिक्षक के साथ छात्र छात्राओं को तैयार किया गया है, जो गांव-गांव में जाकर ढोल बजाकर, तिलक लगाकर, पीले चावल यानी हल्दी वाले चावल मतदाताओं को देकर वोट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। और अभियान के तहत जिले के लगभग 50,000 से ज्यादा परिवारों को ये आमंत्रण पत्र भेजकर मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब आपको याद होगा कि पहले के समय में, अगर आपके पूर्वज बताते हों, पहले के समय में किसी को शुभ कार्य के लिए यदि निमंत्रण देना होता था तो हल्दी लगाकर चावल उन्हें दिया जाता था। और कुछ यही काम यहाँ भी हो रहा है। लोकल स्कूल बच्चे और वहाँ का लोकल टीचर्स के माध्यम से सभी जगह में लोकल लेवल का रंगोली का कंपटीशन, रैली, मसाल रैली, वो सब का कार्यक्रम किए थे। और अभी पूरा जिले में हम वोट पंडुम न्योता के माध्यम से आमंत्रण कार्ड हम दे रहे हैं। इसमें लगभग 50,000 परिवार को हम आमंत्रण कार्ड देने के लिए प्लान किए हैं। और ये पूरा वहाँ का लोकल शिक्षिका और छात्र छात्राएं घर घर जाके लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं कि जो आने वाला चुनाव में मतदान करने के लिए, सो दैट सभी लोग 7 तारीख को मतदान देने के लिए आ जाएंगे। और विधानसभा चुनाव में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और एक रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान अजब रंग देखने को मिला, जब फॉर्म लेने आए एक कैंडिडेट ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शंकर लाल को मायूस होना पड़ा। दरअसल जो शंकर लाल हैं वो रायपुर उत्तर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो नामांकन फॉर्म लेने के लिए पहुंच गए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उनके हाथ में 10-10 रुपए के ये सिक्के हैं। दरअसल यही वो सिक्के कारण बने जिससे कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म नहीं दिया गया। बता दें कि नॉमिनेशन फॉर्म की राशि जमा कराने के लिए वो 10,000 रुपये सिर्फ सिक्कों में लेकर गए थे। 10 रुपये का एक सिक्का, और ऐसे 1,000 सिक्के लेकर वो 10,000 रुपये लेकर वहाँ पहुँचे थे। शंकर लाल को सिर्फ सिक्के लेकर आने की वजह से अधिकारी ने फॉर्म देने से मना कर दिया। अब इस बात के विरोध में वो धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि शंकर लाल 20वीं बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। इससे पहले वो 5 बार सिर्फ विधानसभा का ही चुनाव लड़ चुके हैं, और 15 बार अलग अलग चुनाव वो अब तक लड़ चुके हैं। आज से दूसरे चरण को लेकर नामांकन शुरू हो गए हैं, और जो निर्दलीय लड़ना चाहते हैं वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए भी आ रहे हैं। और इस बीच कुछ दिलचस्प नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं। शंकर लाल यहाँ पर आए हुए हैं, कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं, और आप देखिए कि वो उन्होंने जो 10-10 रुपए के जो सिक्के 10-10 के जो सिक्के जमा किए हुए थे, वो 10-10 रुपए के सिक्कों को लेकर यहाँ पर आए हैं। करीबन 1,000 सिक्के हैं, चूंकि नामांकन के लिए 10,000 रुपए जो है वो जमा करने पड़ते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन उनका नामांकन नहीं, इन सिक्कों को नहीं लिया गया, तो उसके चलते वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हुए हैं, और सुबह से वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। आप नामांकन दाखिल करने आए थे? जी मैडम। कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? उत्तर विधानसभा से। कहाँ से लड़ना चाहते हैं? उत्तर विधानसभा 50 से। अच्छा, क्या नाम है आपका पूरा? शंकर लाल वरंदानी। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, छोटा सा मैकेनिक हूँ। ये जो सिक्के आपने कहाँ से लाए हैं? 6 महीने से मैं लोगों से, हर व्यापारी से मांग रहा हूँ, तो जो नहीं चल रहे हैं वही मेरे को सिक्के देते जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पता किया, बोले चलते हैं ये सिक्के। मैंने चंदा लेके किया इकट्ठा,
यहाँ जब इकट्ठा करके आया तो लेने से इनकार किया और मैं निर्जल बिना अन्न त्याग कर यहाँ धरने में बैठा। काफी उत्तर की जो सीट है उसको भी हाई प्रोफाइल माना जाता है। अभी तो कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पाई है, बीजेपी ने जरूर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आप कहाँ पर ठहरेंगे आपको लगता है? ये मेरे को ठहरने का नहीं, मेरे को जनता को जगाना है। नेता आप बनी है, इन नेताओं के पीछे मत दौड़ो। और ये मेरा 20वां चुनाव है। 20वां चुनाव है? हाँ, 20वां। मतलब 20वीं बार आप विधानसभा के लिए भर रहे हैं? नहीं, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा, 5 पार्षद और 3 महापौर का लड़ा। इसके पहले भी सिक्के लेके गए थे क्या? नहीं, सिक्के नहीं लेके गया था। इसके पहले प्याज की माला थी मेरे पास। प्याज की माला थी? हाँ। तो आप ये थोड़ा सा स्टंट के लिए करते हैं क्या कि भाई इस तरह से? ये जनता परेशान है, जनता जगाती है मेरे को, और मैं जनता के लिए चुनाव लड़ता हूँ। तो कैसे आप प्रचार प्रसार के लिए कहाँ से पैसे लाएंगे जब चंदे से आप? फिर जनता देगी, देने के लिए बहुत तैयार है। जनता इन पार्टियों से त्रस्त है। पिछली बार कितना वोट मिला था? मैं वोट नहीं गिनता हूँ, फिर वो खर्चा करूँ, वो पैसा देगा नहीं कोई भी। सूचियां निकालो। बस एक बार तीसरा नंबर आया था कुलदीप 2013 में। कुलदीप जुनेजा जीते थे, उपासने हारे थे। आप तीसरे नंबर पे थे? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड आपको सर्च कीजिए गूगल में। 3rd पोजीशन में मैं था, उपासने लड़ रहे थे और कुलदीप लड़ रहे थे। फिलहाल तो अगर हम बात करें तो शाम के जो है वो अभी शाम होने जा रही है, लेकिन अभी तक के उनके सिक्के नहीं लिए गए हैं। देखना ये है कि आगे किस तरह से चीजें होती है, लेकिन इस तरह से अलग अलग दिलचस्प चीजें जो है आने वाले समय में और भी दिखाई देंगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो ये 10-10 रुपए के सिक्के लेकर नॉमिनेशन फॉर्म खरीदने पहुंच गए, इन्हें तो मिला नहीं नॉमिनेशन फॉर्म। लेकिन दूसरी तरफ बिलासपुर में 1 और 2 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे शख्स को रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म दे दिया। जी आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भरने के लिए पहुंचे बिलासपुर के अखिलेश मिश्रा को फॉर्म दे दिया। दरअसल उनकी पत्नी नीतू मिश्रा ने ये रुपए जोड़कर रखे थे, 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के नीतू ने अपने पति के नामांकन फॉर्म के लिए जमा करके रखे हुए थे और 10,000 रुपए के सिक्के लेकर नीतू अपने पति अखिलेश के लिए नॉमिनेशन फॉर्म लेने पहुंच गई। और इन सिक्कों को गिनने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर ने पूरे स्टाफ को काम पर लगा दिया और रिटर्निंग ऑफिसर के खुद के पसीने छूट गए। जी आप सोचिए, 10,000 रुपए, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के में गिनने में कितना समय लगेगा। अगर 2 रुपए के सिक्के भी होंगे तो भी 500 बार आपको गिनना पड़ेगा और एक बहुत अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर 5,000 बार गिनना पड़ेगा और बहुत अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पर चला जाएगा। पैसे गिनने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नॉमिनेशन फॉर्म जारी कर दिए और 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के में ये 10,000 रुपए की राशि उन्होंने जमा कराई। मेरे पति अनिलेश मिश्रा जी विधायक का प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम बिलासपुर से ही हैं। बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। और जो मैं पैसे लेकर आए हैं मतलब यहाँ पे वो 1-1 रुपए है और 2 रुपए है, क्योंकि बैंक वाले ले नहीं रहे हैं तो हम इसे यहीं से ही लगा के यहाँ पे ले लेंगे। चुनाव वाले तो ले रहे हैं। और 4 दिन नामांकन नहीं हो सकेगा, जानकारी मिल रही है बिलासपुर से, जहां विजयदशमी के मौके पर नामांकन बंद रहेगा 4 दिन तक, जिसमें 22, 24, 28 और 29 तारीख को बताया जा रहा है कि नॉमिनेशन नहीं हो सकेंगे। तो 30 तारीख लास्ट डेट है। अक्टूबर 30 को आखिरी नॉमिनेशन का समय रहेगा, आखिरी दिन ये होगा, लास्ट डेट होगी और 30 अक्टूबर का आखिरी दिन नामांकन के लिए रहेगा। और ऐसे में जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं उन्हें यहां पर समय से नॉमिनेशन कर लेना होगा। और आपको बता दें कि 22, 24, 28 और 29 तारीख को नॉमिनेशन नहीं हो सकेंगे और ऐसे में 4 दिन नामांकन नहीं होगा। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। और 4 दिन नामांकन नहीं हो सकेंगे क्योंकि 30 तारीख को नॉमिनेशन की आखिरी डेट है और ऐसे में अभी जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है ये 4 दिन के लिए विजयदशमी के पर्व की छुट्टी के चलते बाधित होगी। और ऐसे में अभी जो नॉमिनेशन के लिए इंतजार कर रहे हैं वो अपने कागजात तैयार कर लें, जो कि बहुत कम समय मिलने वाला है आपको।
और जशपुर के पथलगांव में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक टायर की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान के भीतर रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। गनीमत यह रही कि आग की चपेट में आने से कोई हताहत नहीं हुआ। आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ सकती थीं। बड़ा हादसा यह हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह का ये मामला है। आग लगने के बाद आसपास के लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई थी कि कहीं ये आग और न भड़के, लेकिन राहत की बात रही कि वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया था। टायर की दुकान में दरअसल ये आग लगी थी और टायर की दुकान में लगी आग की वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा और डर का सा माहौल वहां पर काफी देर तक बना रहा। और बढ़ते आगे, आपको बता दें दिल्ली से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां वेस्ट दिल्ली इलाके में आग लगने का मामला। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। घर में 16 लोगों को बचाया गया जो कि यहां फंसे हुए थे। फिलहाल आपको बता दें कि दमकल विभाग की बहादुरी के चलते इन लोगों की जान बचाई जा सकी। आग लगने का ये मामला वेस्ट दिल्ली से सामने आई। देखिए करीब दूसरा या तीसरा फ्लोर है, जो कि दूसरा फ्लोर है जहां पर आग भड़की हुई है। काला स्याह धुआं वहां से उठ रहा। आग की लपटें देखिए किस तरह से बाहर तक निकल रही हैं और यहां पर फायर डिपार्टमेंट की तरफ से मौके पर पहुंचकर लोगों को बाहर निकाला गया। दमकल की बहादुरी से ये लोगों की जान बचाई जा सकी। फिलहाल आपको बता दें ये वेस्ट दिल्ली से तस्वीरें सामने आई। डरा देने वाली भयावह तस्वीरें ये हैं और ये सेकंड फ्लोर कहा जा सकता है। और इस सेकंड फ्लोर पर जो आग है वो कैसे लगी, हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं मिल पाई है। अमूमन शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसे घरों में या जगह पर, कार्यालयों पर आग लगने का अक्सर मामला सामने आता रहा है और यहाँ क्या कारण रहा अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। दिल्ली से, वेस्ट दिल्ली से ये मामला सामने आया जहाँ पर एक घर में आग लगी हुई है। देखिए आग की लपटें बाहर तक निकल रही हैं, लेकिन राहत की बात ये कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। समय से उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। दमकल विभाग की बहादुरी के चलते आग पर काबू भी पा लिया गया है। लगभग कूलिंग का काम इस वक्त चल रहा है वहाँ पर, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें समय से निकाल लिया गया। और बढ़ते आगे, कोरबा में न्यूज एंकर सलमा हत्याकांड मामले में एक बड़ा अपडेट आया। दरअसल सलमा के कंकाल की डीएनए रिपोर्ट आ गई है और डीएनए रिपोर्ट में पुलिस को जो कंकाल मिला था वही सलमा का कंकाल बताया जा रहा है। और यह साफ हो गया 21 अक्टूबर 2018 को सलमा की हत्या की गई थी और इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी निशानदेही पर सलमा के स्केलेटन यानी कंकाल को बरामद किया गया। और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने अब तक जो 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पास से जो जानकारी मिली उस निशानदेही पर सलमा के स्केलेटन को बरामद किया गया था। और बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डबरी में डूबने की वजह से भाई बहन की मौत हो गई और डबरी में डूबने से 2 बच्चों की मौत का मामला। खेलते वक्त वहां वो डबरी में डूब गए और पलानी थाना के ग्राम गिरी की ये घटना बताई जा रही है। और आपको बता दें कि दोनों बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई और गांव में मातम का माहौल है। परिजन उस वक्त खेत पर काम कर रहे थे, लेकिन दोनों बच्चों के डूबने की जानकारी मिलने के बाद से ही वे यहाँ हताश हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। लड़का और लड़की दोनों की डूबने की वजह से मौत हो गई। और सूरजपुर के प्रेमनगर फॉरेस्ट एरिया में 10 से ज्यादा हाथियों का झुंड लगातार खेत में लगी हुई फसल को रौंद रहा है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि वन विभाग की टीम हाथियों के झुंड को भगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है, जिसकी कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार इलाके में लोगों को सतर्क करने के लिए मुनादी कर रही है। और बड़ी खबर कांकेर के कोयली बेड़ा से, जहां पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हो गई।
2 माओवादी इस दौरान ढेर हो गए। मुठभेड़ वाली जगह से एक इंसास राइफल और दूसरे कई अन्य हथियार यहां से मिले। पुलिस के मुताबिक मौके से जो हथियार बरामद हुए हैं वो जवानों से लूटे हुए हथियार हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद माओवादियों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए यहां पर ये अभियान चलाया जा रहा है और माओवादियों को चुनाव में बाधा न बने इसके लिए उन्हें ठिकाने भी लगाया जा रहा है। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।